तो कल हम लोग सेटअप पे बात कर रहे थे और सेटअप पे बात करते समय एक बात निकल के आई थी कि अगर वादी प्रतिवादी पर धन संबंधी वाद ये संस्थित कर रहा है, अर्थात वादी को प्रतिवादी से कुछ पैसा चाहिए, रिकवरी ऑफ मनी, इसके लिए सूट लाया है, और प्रतिवादी को भी वादी से कुछ चाहिए, और दोनों धनराशियां निश्चित हैं, अनिश्चित कुछ भी नहीं है, तो प्रतिवादी भी उसी सेम सूट में न्यायालय की धनी अधिकारिता के भीतर रहते हुए यदि सूट लाने के दिनांक पर उसे वादी से जो कुछ चाहिए वो लीगली रिकवरेबल है, विदिता उसकी मांग की जा सकती है सूट लाने के दिनांक पर। यही विशेषता है। काउंटर क्लेम जब आएगा तब उलट जाएगी ये बात। क्या होगा देखेंगे काउंटर क्लेम के साथ, क्योंकि दोनों बातें एक नहीं रहेंगी। यहां वो कहता है कि प्रतिवादी वादी से जो निश्चित धनराशि का दावा करना चाहता है वो निश्चित धनराशि वादी जिस डेट में सूट लाया है उस डेट पर न तो काल बाधित होनी चाहिए और न ही किसी अन्य कारण से विदिता वसूली योग्य न हो, ऐसी स्थिति यह भी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिवादी अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो न्यायालय की धनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहते हुए वादी द्वारा संस्थित किए गए वाद में ही जब लिखित कथन प्रस्तुत करेगा तब क्या करेगा, अपनी धन की उस निश्चित धनराशि के लिए मांग कर सकता है, और यदि वो मांग वो अपने लिखित कथन में शामिल करता है तो इस मांग के संबंध में जो अभिवचन उसके द्वारा लिखित कथन में किए जाएंगे उन अभिवचनों का प्रभाव आदेश 8 नियम 6 उपनियम 2 के मुताबिक प्रतीपवाद के वादपत्र के समान होगा। अर्थात ऐसे मान लिया जाएगा, मानो प्रतिवादी ने क्रॉस सूट ये फाइल कर लिया, लेकिन ये हो इसके लिए एक और जरूरी बात होगी, और वो जरूरी बात क्या होगी कि वादी और प्रतिवादी दोनों की हैसियत एक होनी चाहिए। और हमने आपको कई बार समझाया है कि आपकी जीवन में अनेकों हैसियतें होती हैं, और जब जीवन में आपकी अनेकों हैसियतें होती हैं तो जिस हैसियत में आप काम कर रहे होते हैं उस हैसियत में किए गए काम का प्रभाव आप पर नहीं उन संस्थाओं पर पड़ता है जिन संस्थाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम कोर्ट में खड़े होकर लोक अभियोजक की विधिक हैसियत में जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव आशीष त्रिपाठी पर नहीं पड़ेगा, उससे आशीष त्रिपाठी का कोई मतलब नहीं है। आशीष त्रिपाठी एक व्यक्ति है और वहां लोक अभियोजक खड़ा है, वो जो कुछ करेगा उसका प्रभाव राज्य के पक्ष पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके कार्य से राज्य का पक्ष प्रभावित होगा और आप अपने हित के मालिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की ओर से काम करने के लिए अधिकृत किया गया है तो यह सामान्य विश्वास का नियम है कि जितने आपको अपनी ओर से काम करने के लिए अधिकृत किया, जिसने आपको एक विशेष हैसियत दी है, उसके विश्वास को न्यास की तरह आप धारित करें और न्यास का अपभंग ये न करें, उसका विश्वास का खून ये न करें, और ऐसा कोई काम न करें कि जिसने आपको अपनी ओर से काम करने के लिए कोई हैसियत प्रदान की है उस व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये पड़े, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। यही उचित है, यही जस्टिफाइड है। इसीलिए कहा कि वादी और प्रतिवादी दोनों की हैसियत
समान होनी चाहिए, तभी प्रतिवादी वादी से उसके द्वारा संचित किए गए वाद में अपनी उस धन की मांग कर सकता है जो आदेश 8 नियम 6 उपनियम 1 के मुताबिक वादी से वसूली योग्य है। क्योंकि आप कॉलेज गए तो कॉलेज में आपकी स्टूडेंट की हैसियत है, वहां आप अपने पिता के पुत्र नहीं है, वहां आप अपने पिता की पुत्री नहीं है, वहां स्टूडेंट है। और वहां एज अ स्टूडेंट आप जो करेंगे उसका प्रभाव कॉलेज पर दिखाई देगा। अगर कॉलेज के स्पोर्ट्स में आप एज ए स्टूडेंट भाग लेंगे और हार जाएंगे तो कॉलेज हारा हुआ माना जाएगा। ठीक है, आपकी हैसियत वहां व्यक्ति की नहीं है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, जो कुछ करेंगे उसका प्रभाव आप पर दिखाई देगा। और अन्य हैसियतों में आप जो कुछ करेंगे उसका प्रभाव तो उन लोगों पर दिखाई देगा जिन लोगों ने आपको वो हैसियत प्रदान की है। और पूरे जीवन में आप अनेक हैसियतों में काम करते हैं। कहीं आप पर्सनल कैपेसिटी में, जब आप अपराध करेंगे तो पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे, उसका पिता से, माता से, पुत्र से, पुत्री से किसी से कोई लेना देना नहीं। ओनली यू आर लाइबल, आप जेल जाएंगे। ये पर्सनल कैपेसिटी है आपकी, आप जो कुछ करेंगे उसका उत्तरदायित्व तो आप ही के कंधों पर है। लेकिन आप टीचर हो गए तो जब आप टीचर हैं उस समय व्यक्ति नहीं है, उस समय आप जो कुछ करेंगे उसका प्रभाव समस्त शिक्षकों पर और उस संस्थान पर भी पड़ेगा जिस संस्थान में आप शिक्षक हैं। आपके कृत्यों से पूरा शिक्षक समाज ये बदनाम भी होगा और प्रतिष्ठा ये भी प्राप्त करेगा। इसलिए हैसियत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर यह बात कही गई कि आप सेम कैपेसिटी में होने चाहिए। आप मीनिंग देयर भाई वादी और प्रतिवादी सेम कैपेसिटी में हो, उसी कैपेसिटी में हो जिस कैपेसिटी में वो वादी द्वारा संचित किए गए वाद में है। वादी कहता है 1 लाख रुपए इन्होंने लिए, मेरे दिलवाओ, तो वादी की हैसियत कौन सी है? ऋणदाता की। आपकी क्या है? ऋणी। हालांकि ऋण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उधार शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने चर्चा की देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऋण क्या है? डेप्ट। ऋण अलग बात है, ठीक है, और आपका उधार यह अलग बात है। उधार सिर्फ धन संबंधी होगा और ऋण कोई भी आप पर हो सकता है। हमने आपसे चर्चा की कि कई बार आप अपने सामान्य जीवन में कोई कुछ आपके लिए करता है और आप कहते हैं कि हम तो आपके ऋणी हो गए, या हम तो उनके ऋणी हैं, हम उनके ऋण से और ऋण कैसे होंगे? उन्होंने कुछ भी आपको पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कुछ किया है आपके लिए, और इसके कारण से जो कुछ उन्होंने किया उसके कारण से आप एक बाध्यता, इसका बोझ स्वयं पर अनुभव करते हैं और उनके प्रति अपने आप को ऋणी यह अनुभव करते हैं। अर्थात कोई आभार है, ठीक है, जिसका निर्वहन आप उनके प्रति करना चाहते हैं, जिसने आपके प्रति कुछ किया, तो ये आभार आपको ऋण के समान महसूस होता है। तो ऋण एक बड़ा शब्द है। आप जिसके प्रति ऋणी हैं, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को आपके प्रति कोई अधिकार या उस व्यक्ति को कोई आभार आपके प्रति यह प्राप्त है और आप कर्तव्यबद्ध हैं उस व्यक्ति के प्रति कुछ करने के लिए, तब कहलाता है ऋणी। और उधार का मतलब है पैसा। वादी कहता है कि इन्होंने 1 लाख रुपया हमसे ले रखा है, वो हमें मिलना चाहिए।
तो वादी सिर्फ ये कह रहा है कि हमसे 1 लाख रुपया ले रखा है, यानी पर्सनल कैपेसिटी में मेरी, वादी का जो भी नाम हो, राम, रमेश, रहीम, कुछ भी हो, उस पर्सनल कैपेसिटी में प्रतिवादी ने उससे 1 लाख रुपया लिया है। और इस स्थिति को भाषा में जिन नामों से पुकारा जाता है कि इस संव्यवहार में क्या होगा, वादी को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। वादी कौन है, उधार देने वाला, क्रेडिटर है। और प्रतिवादी कौन है इस संव्यवहार में, बारोअर, उधार लेने वाला। ठीक है ना। तो प्रतिवादी जिस मांग को रखेगा, ठीक है, धन की निश्चित राशि के लिए, वो धन की राशि जिस संव्यवहार से उद्भूत हो रही हो, उस संव्यवहार में भी प्रतिवादी और वादी के बीच क्रेडिटर और बारोअर का ही संबंध होना चाहिए। अर्थात उस संव्यवहार में भी इस मुकदमे के वादी द्वारा इस मुकदमे के प्रतिवादी से व्यक्तिगत कैपेसिटी में ही पैसा लिया जाना चाहिए। अगर कैपेसिटी व्यक्तिगत नहीं है तो भले ही इस मुकदमे का वादी इस मुकदमे के प्रतिवादी के प्रति दायित्व के अधीन दिखाई देता हो, लेकिन इनफैक्ट वो दायित्व के अधीन होगा नहीं। ठीक है ना। और अगर आप प्रतिवादी की मांग जो वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में कर रहा है वो पूरी करा देंगे तो उसका नुकसान इस मुकदमे के वादी को नहीं होगा, किसी और को हो जाएगा। और यही स्थिति हम लोगों ने कल दृष्टांत का में देखी थी। क्या कह रहा था दृष्टांत का में कि खाको का 2000 रुपए वसीयत करता है। ठीक है, खाको 2000 रुपए मिल गए। काने अपनी वसीयत के द्वारा खाको 2000 रुपए अपनी संपत्ति में से दे दिए। अब का जब मर जाएगा तो का की संपत्ति में से 2000 रुपए खाको मिलने चाहिए, क्योंकि काने खाको अपनी संपदा में से 2000 रुपए दे दिए और शेष जो उसकी संपदा थी वो सब उसने गा को दे दिया। और गा काके मरते ही काकी शेष संपदा का मालिक तो हुआ ही, साथ ही उसकी वसीयत का निष्पादक ये भी हो गया। अर्थात गा की ही जिम्मेदारी हो गई कि वसीयत में किए गए जो व्यवस्थाएं हैं, वसीयत में जो व्यवस्थाएं की गई हैं संपत्ति के न्यागमन से संबंधित, संपत्ति के गमन से संबंधित, उनको वो यथा ठीक है शक्ति लागू करे, क्योंकि वो निष्पादक नियुक्त हो गया काकी वसीयत का। इसका मतलब खा को 2000 रुपया देना गा का ही कर्तव्य है, क्योंकि का नहीं रहा और खा भी मर गया। लेकिन खा मर जरूर गया, लेकिन खा की संपत्ति बची हुई है। और आपको उत्तराधिकार सक्सेशन संबंधी विधि बताई गई है। सक्सेशन में क्या होता है, सक्सेशन में व्यक्ति के मरते ही बिना किसी अतिरिक्त काम के कानून स्वयं व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में निहित कर देता है। उसी क्षण, जिस क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसा मान लिया जाता है, उसी क्षण से वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो गई। एक पल का भी विलंब नहीं है। इसलिए व्यक्ति के मरते ही अगर उसकी संपत्ति पर आप कुछ करेंगे तो उसके उत्तराधिकारियों को हक पैदा होगा कानून में कि वे आपको या आपके विरुद्ध कानूनी अनुतोष ये प्राप्त कर लें। तो उसी क्षण खा के 2000 रुपए, खा मर गया ठीक है, लेकिन खा की संपत्ति वो तो उसके उत्तराधिकारियों की है। तो वो 2000 रुपए जो उसे का से वसीयत में प्राप्त हुए थे, उनके सहित उसकी जितनी भी संपत्ति है वो उसके उत्तराधिकारियों की हो गई। और खा अपने जीवन काल में ऋणी भी था किसी ऋण के संव्यवहार में, किसी के प्रति। ठीक है, उसने एक ऋण का संव्यवहार भी किया था खाने अपने जीवन काल में। और उस ऋण के संव्यवहार में उसने जिससे ऋण लिया था उसके प्रति ये गा
जिसके ऊपर दायित्व आया है कि का की संपदा में से 2000 रुपए वो खा को दे। ठीक है, ये गा उस खा के द्वारा किए गए ऋण के संव्यवहार में खा का प्रतिभू था, गारंटर था। ठीक है ना, खा द्वारा जो ऋण का संव्यवहार किया गया था उसमें ये गा गारंटर था। और ऋण कितने का था? 1000 रुपए का। जो आप जानते हैं कि गारंटी की संविदा में जो मूल ऋणी है उसका जितना दायित्व है ऋण के संबंध में, उसी के बराबर दायित्व गारंटर का है। और जो उसी के बराबर दायित्व गारंटर का है, तो लेनदार ऋणी से 1 रुपया भी न वसूले और गारंटर से सारा वसूल ले तो भी ऋणी कोई शिकायत नहीं कर सकता। उस मामले में जहां खा ऋणी था, गारंटर था, गा को खा के लिए 1000 रुपए देने पड़ गए। अब खा तो बढ़ गए, खा इसका प्रशासन इसकी संपत्ति का किसे प्राप्त हुआ? घा को। हम थोड़ा गड़बड़ कर गए, ठीक है ना। खा का गारंटर नहीं था, खा मर गया और खा का की संपत्ति का प्रशासन किसे मिला? घा को। ठीक है, घा को। और घा इसने किसी से ऋण ले रखा है, ठीक है, घा ने। खा मर चुका है, खा की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को चली गई, लेकिन उत्तराधिकारी अमेरिका में है या कहीं है, ठीक है ना। तो खा की संपत्ति का प्रशासन पत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिला? घा को। कि जब तक उत्तराधिकारी ना आए तब तक संपत्ति को आप मेंटेन किए रहे। और घा इसने कहीं ऋण ले रखा है और उस ऋण के संव्यवहार में गा जिसे देना है 2000 रुपए खा के उत्तराधिकारियों को, और चूंकि खा मर चुका है, ठीक है, इसलिए उत्तराधिकारियों को देना। उत्तराधिकारी अभी आए नहीं तो संपत्ति का प्रशासन कौन कर रहा है? घा। तो उसे ये 2000 रुपए जो खा के उत्तराधिकारियों तक पहुंचने चाहिए, इनफैक्ट वास्तव में किसे देने इस समय? घा को। वही हकदार है, वो लेगा और 2000 रुपए सुरक्षित रखेगा। जब उसके उत्तराधिकारी आएंगे खा के तो उन्हें देगा। और घा ने कोई ऋण का संव्यवहार कर रखा है, उसमें गा गारंटर है और घा ने वो ऋण दिया नहीं, घा ने वो ऋण वापस नहीं किया। जो ऋण 1000 रुपए का है, गा को वो 1000 देने पड़ गए। अब घा उन 2000 रुपए को वसूलने के लिए, क्योंकि घा ने 2000 रुपए दिए नहीं, तभी तो आवश्यकता पड़ी वसूलने की। अगर दे ही देता तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो गा ने खा को वसीयत किए थे वो 2000 रुपए गा ने खा की संपदा के प्रशासक घा को नहीं दिए, इसलिए घा मुकदमा लाया है गा के विरुद्ध। और गा ये कहे कि 1000 रुपए एज ए गारंटर जो हमने तुम्हारे लिए भरे वो हम यहां सेट ऑफ के रूप में मुजरा कराएंगे 2000 रुपए के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये गा को नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ऋण के संव्यवहार में वादी और प्रतिवादी का संबंध किसका है? ऋणी और प्रतिभू का। और यहां 2000 रुपए जिस संव्यवहार से पैदा हो रहा है, ये 2000 रुपयों का दायित्व, उस संव्यवहार में वादी खाकी संपदा का प्रशासक है और प्रतिवादी काकी वसीयती संपदा का निष्पादक। अगर यहां दोनों की स्थितियां डिफरेंट हैं, दोनों की हैसियतें डिफरेंट है, और यहां अगर अनुमति मिलेगी गा को 1000 रुपए समायोजित कर देने की, तो 1000 रुपए किसकी जेब से जाएंगे? इनफैक्ट खा के उत्तराधिकारियों की जेब से चले जाएंगे, क्योंकि 2000 रुपए अंततः किसे मिलने हैं? जिन 2000 रुपयों के लिए घा मुकदमा लाया है वो 2000 रुपए अंततः किसे मिलने हैं? अंततः खा के उत्तराधिकारियों के। उसका घा से कोई लेना देना नहीं। घा तो केवल
खाकी संपदा के प्रशासक के नाते उन 2000 रुपयों को प्राप्त करने के लिए मुकदमा लाया। और वो 2000 अगर मिल भी जाएंगे इस मुकदमे में तो अंततः वो खाके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे। और यहां घाका किसी भी व्यक्ति के प्रति जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को अगर इन 2000 रुपयों के विरुद्ध समायोजित किया गया तो उसका जो नुकसान होगा वो घाको नहीं होगा, उसका नुकसान तो उन व्यक्तियों को हो जाएगा जिन्हें ये 2000 रुपए अंततः मिलने। आशीष त्रिपाठी वहां खड़े होकर जो कुछ करेंगे उसका नुकसान आशीष त्रिपाठी को नहीं होगा, उसका नुकसान तो राज्य को होगा, क्योंकि राज्य ने वहां हमें वो हैसियत दी है। इसलिए यह मना किया गया है कि अगर डिफरेंट हैसियतें हैं वादी और प्रतिवादी की, दोनों संव्यवहारों को हम देखें तो दोनों संव्यवहारों में अगर वादी और प्रतिवादी की समान हैसियत नहीं है तो फिर मुजरा नहीं कराया जाएगा। और इस बात में मुजरा नहीं हो सकता क्योंकि वादी और प्रतिवादी की हैसियतें डिफरेंट है। और अगर 1000 रुपया गा को समायोजित करने की इजाजत दी गई तो वो पैसे घा की जेब से नहीं जाएंगे, अंततः तो खा के उत्तराधिकारियों की जेब से चले जाएंगे, क्योंकि 2000 रुपए अगर घा वसूल भी लेगा तो 2000 रुपए खाकी संपदा का भाग बनेंगे और खाकी संपदा जिसको जाएगी उसमें वो 2000 रुपए शामिल माने जाएंगे। तो उन 2000 रुपयों में कोई कमी करने का हक किसी का नहीं है, क्योंकि वो 2000 रुपए काने दिए वसीयत से और वो खाको या उसके उत्तराधिकारियों को मिलने ही चाहिए। इसलिए यहां कोई मुजरा क्लेम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी आपका हैसियत से ही संबंधित है। क्या कहता है? कहता है का निर्वसियत ही मर जाता है। निर्वसित ही नहीं, उसने कोई वसीयत नहीं की है, ऐसे ही मर गया। उस समय वह खा के प्रति ऋणी। का जब मरा तो खा से लोन लिए हुए, खा के प्रति ऋणी और ऋणी रहते हुए निर्वसित ही मर गया। अब कहता है काकी चीज वस्तु का प्रशासन गा प्राप्त करता है। ठीक है, का खाके प्रति ऋणी है, निर्वसित ही मर गया और काकी संपत्ति जो पीछे छूटी उसका प्रशासन किसको मिला? गा से, गा को। ठीक है, क्या कहता है खा चीज वस्तु का भाग गा से मोल लेता है। ठीक है, का मर चुका है, वो खा के प्रति ऋणी है, खा को उससे पैसे चाहिए, उसने ऑलरेडी ले रखे हैं और चूंकि अब वो नहीं रहा दुनिया में, इसलिए खा के पास अपना ऋण वसूलने का कोई साधन नहीं, क्योंकि प्रत्येक ऋण वापस करना या प्रत्येक प्रकार का ऋण वापस हो ये जरूरी नहीं, कानून उसके संबंध में भी है। और जो भी है, कौन से ऋण वापस होंगे कौन से नहीं होंगे आगे का विषय है, इस समय नहीं उठा रहे। एक मोटी बात होंगी, का खा के प्रति ऋणी है, का की मृत्यु हो गई, का की संपत्ति इसका प्रशासक नियुक्त हो गया। वो कौन नियुक्त हुआ? गा नियुक्त हुआ, यानी का की जगह गा आ गया। लेकिन का की जगह गा आ गया ये सिर्फ दिखता है, क्योंकि वो का की संपत्ति का प्रशासक है। अंततः संपत्ति किसकी? उत्तराधिकारियों की, का के। अंततः तो का के उत्तराधिकारियों की है, गा तो सिर्फ प्रशासन करेगा। अब खा जो का से लेनदार है, यानी का खा के प्रति ऋणी रहते हुए मरा था ना, इन मिस्टर खा ने थोड़ी चालबाजी की। इन्होंने का की संपत्ति
का की कुछ संपत्ति ये किससे खरीद ली? गा से। ठीक है, क्योंकि अब तो गा ही बेचेगा, गा प्रशासक है, का तो मर चुका है, उसकी संपत्ति का की इस समय तो प्रशासक के तौर पर गा के पास है। गा ने कुछ संपत्ति जो काकी है, जो कि मर चुका है और जिसकी संपत्ति का प्रशासक ये गा है, उस संपत्ति का कोई भाग खा को बेच दिया। अब खा कह रहा है कि हम तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि संपत्ति तुम्हारी तो है नहीं, भाई संपत्ति तुम्हारी तो नहीं है, संपत्ति किसकी है? का की। और का तो मेरे प्रति ऋणी थे, हमारा लोन इतने पैसे का है और तुमने हमें संपत्ति बेची है। ठीक है, लेकिन वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वो तो का की है। इसलिए हम तो पैसे ही नहीं देंगे, या अगर देंगे भी तो उसमें से जो ऋण मेरा है का पर वो काटेंगे। खा का कहना ही है। अब गा के पास कोई चारा नहीं। गा ने मुकदमा इंस्टीट्यूट किया है उस विक्रय मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो का की संपदा, ठीक है, गा को का की संपदा खा को बेचने के कारण उसे मिलना चाहिए। का के संपदा के उत्तर प्रशासक के नाते जो उसे मिलना चाहिए, उस विक्रय मूल्य को प्राप्त करने के लिए गा ने खा के विरुद्ध मुकदमा संस्थित किया है। प्रश्न यह है कि क्या खा वाकई इस मामले में अपने उस ऋण को जो उसे का से चाहिए, ठीक है, अपने उस ऋण को जो उसे का से चाहिए, का की इस संपदा के विक्रय मूल्य के अगेंस्ट समायोजित करा सकता है? प्रश्न ये है। अर्थात क्या खा अपने उस ऋण को जो उसे का से शोध्य था, ठीक है ना, यही शब्द इस्तेमाल होता है कानून में, हिंदी में, जब किसी को कुछ देना है, जब किसी को कुछ देना है तो जिसे लेना है उसे वो शोध्य है उस व्यक्ति से जिसे देना है। तो यहां का को देना था, खा को लेना था, तो यह कहा जाएगा कि क्या खा उस ऋण को जो उसे का से शोध्य था, क्योंकि का अब दुनिया में नहीं है, ठीक है, का की जो संपदा उसने खरीदी है किससे? गा से, उस संपदा के विक्रय मूल्य के विरुद्ध समायोजित करा सकता है। क्या ये स्थिति है? तो उत्तर है नहीं करा सकता, क्योंकि का ने व्यक्तिगत कैपेसिटी में खा से ऋण लिया था और यहां बेचने वाला कौन है? गा। ठीक है, गा कौन है? का प्रतिनिधि, का प्रतिनिधि है और उसकी संपदा का प्रशासक है, चाहे प्रशासक कह लो चाहे प्रतिनिधि कह लो। वो स्वयं का तो नहीं है, वो स्वयं का तो नहीं है। आपको ऋण किससे चाहिए था? का से। अगर आपको ये ऋण समायोजित करा लेने दिया जाए तो गड़बड़ क्या खड़ी होगी? गड़बड़ ये होगी कि जो का के उत्तराधिकारी आएंगे वो गा से पूछेंगे तुमने इसे बेचा ही क्यों? ये बताइए, तुमने क्यों बेचा भाई, ये बताइए। आपको बेचनी नहीं चाहिए थी, हमारी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, हम बेचते या नहीं बेचते, ठीक है, आपने क्यों बेचा? जो गा है मुश्किल में पड़ सकता है, ठीक है, गा मुश्किल में पड़ सकता है। गा उस संपदा को बेचकर पैसा जो प्राप्त करता वो किसका होता? उत्तराधिकारियों का। गा उसमें कहीं नहीं है। अच्छा, यह भी हो सकता का केवल खा के प्रति ऋणी ना हो, अन्य लोगों के प्रति भी ऋणी हो, ठीक है। और जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जितने ऋणी हैं
ठीक है, उन ऋणियों में पूर्विकता ये भी हो सकती है कि जिसने पहले ऋण दिया वो पहले प्राप्त करेगा, जिसने बाद में दिया वो बाद में प्राप्त करेगी, यदि कुछ शेष बचे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि खाता नंबर अपना ऋण वसूलने का कुछ अन्य लोगों के बाद हो, ठीक है, और आप संपत्ति का पैसा नहीं दे रहे, तो अन्य ऋणियों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ जाए, नुकसान हो जाए, यह भी संभव है। तो इस सब का इलाज क्या है? इस सब का इलाज यह है कि नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हैसियत दोनों की समान नहीं, ठीक है। गा यहां काकी वसीयती संपदा के प्रशासक और प्रतिनिधि की हैसियत से काम कर रहा है, और खा जिस ऋण को समायोजित करा लेना चाहता है, ठीक है ना, वो ऋण उसे जिस संव्यवहार में प्राप्त हुआ था उस संव्यवहार में प्राप्त नहीं हुआ था। खाने वो ऋण जिसे वो समायोजित कराना चाहता है, जिस संव्यवहार में का को दिया था उस संव्यवहार में खा देनदार था और का ऋणी था, ठीक है ना। उस संव्यवहार के पक्षकार अलग है और वहां खा की हैसियत अलग है, यहां पक्षकार अलग है, ठीक है ना, और दोनों पक्षकारों की हैसियत अलग है। और यहां अगर आपने मुजरा लागू कराया तो जो नुकसान होगा वो अंततः किसको हो सकता है? गा को हो सकता है, क्योंकि गा अन्य ऋणियों के प्रति या का के उत्तराधिकारियों के प्रति दायित्व के अधीन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे अन्याय की इजाजत कानून नहीं देगा, बल्कि हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदू उत्तराधिकार या अन्य प्रकार के उत्तराधिकार तो देखेंगे, या सीपीसी में ही जब आगे पहुंचेंगे तब देखेंगे कि अंततः सारी संपत्ति किसके पास जानी चाहिए? उत्तराधिकारियों के पास। और उस संपत्ति में के जितने भाग काके उत्तराधिकारियों को जाएंगे, ठीक है, उन सभी से खा अपने ऋण को वसूल सकेगा, ठीक है, उस संपत्ति की सीमा तक जो संपत्ति काके उत्तराधिकारियों को काकी संपत्ति में से प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो अब सबसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन यहां इस मुकदमे में आप कुछ भी 1 रुपया भी वसूल नहीं सकते, आपको पूरी कीमत उस संपत्ति की देनी पड़ेगी जो आपने गा से काकी संपदा में से खरीदी है, क्योंकि अगर आप विक्रय मूल्य नहीं देंगे, इसमें अपने ऋण को समायोजित करेंगे, तो अंततः गा दायित्व के अधीन हो सकता है, या तो काके उत्तराधिकारियों के समक्ष या काके अन्य ऋणदाताओं के समक्ष। इसलिए क्योंकि हैसियत डिफरेंट है, इसलिए यहां कोई भी समायोजन या मुजरा या सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता। आप गाखंड देखेंगे, कहता है कि खा पर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है, ठीक है। खा पर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है, इसका मतलब यह हुआ कि खा कौन है? लेखीवाद किसका? विनिमय पत्र का। हमने आपसे कहा कि कई बार आपको बताया कि विनिमय पत्र किसे कहते हैं। विनिमय मतलब है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कुछ आपने हमें दिया और कुछ हमने आपको दिया। ऐसा पत्र जिसके आधार पर पक्षकारों में विनिमय संभव है, वस्तुओं का एक्सचेंज संभव है। हमने आपसे कहा कि रुपया भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसे विधायिका ने एक अलग नाम दे दिया, रुपया। इसलिए आप उसे रुपए के नाम से जानते हैं, अंततः वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, क्योंकि उस पर क्या लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर वो रुपया ही है तो उस पर ये लिखा क्यों है? इसका मतलब वो रुपया नहीं है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। जिसने वो इबारत उस पर लिखी है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसकी साख इतनी ज्यादा है कि यह माना जाता है कि उस पर उल्लिखित धनराशि उस इबारत का उल्लेख करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उस व्यक्ति को दे देगा जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का धारक है। इसलिए रुपया रूपी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपके पास होता है तो मार्केट में
उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर उल्लिखित कीमत के बराबर की वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक अन्य उदाहरण चेक भी है। ठीक है, चेक में जो रकम उल्लिखित है वो रकम आप प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं और चेक के बदले आपको कुछ भी प्राप्त हो जाता है। आप किसी को चेक देते हैं और कोई भी चीज ले लेते हैं, तो दैट इज आल्सो ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अन्य भी उदाहरण है, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की के विषय वस्तु हैं, यहां उनकी चर्चा प्रासंगिक रूप से है, इसलिए इतना ही ठीक है। कहता है खापर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है। तो विनिमय पत्र जो लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेखीवान। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेखीवान। जो उसे धारण करता है उसे क्या बोलते हैं? सम्यक अनुक्रम धारक। सम्यक अनुक्रम धारक कहना गलत है, उसे कहते हैं धारक यानी होल्डर। वो सम्यक अनुक्रम धारक भी हो सकता है और सम्यक अनुक्रम धारक नहीं भी हो सकता है। आपके पास विनिमय पत्र आप चुरा के लिया है तो सम्यक अनुक्रम धारक थोड़ी है। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ मिल गया तो आप सम्यक अनुक्रम धारक थोड़ी है। सम्यक अनुक्रम धारक यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये तो आप तब माने जाएंगे जब आपने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कुछ देकर प्राप्त किया है, तभी तो माने जाएंगे। तो जिसके पास है उसे बोलते हैं होल्डर। दैट में भी है होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सम्यक अनुक्रम धारक न हो। और बिल ऑफ एक्सचेंज जिस पर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिग्रहीता, एक्सेप्टर। ठीक है, आप चेक किस पर लिखते हैं? बैंक पर। बैंक को आदेश देते हैं मेरे खाते से इतने पैसे इनको दे दो, और बैंक एक्सेप्टर होती है। ठीक है ना? रुपया जो आपके पास है वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसने लिखा है? सरकार ने। ठीक है, सरकार के प्रतिनिधि ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। किस पर लिखा है? वो जो स्वीकार करता है दुकानदार और आपको कोई चीज दे देता है। ठीक है ना? तो जो स्वीकार करता है वो प्रतिग्रहीता, जिसके पास है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर, जिसने लिखा वो लेखीवान। ठीक है, तो कहता है खापर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है। ठीक है, इसका मतलब खा पर वाद आया है, का वाद लाया है, इसका मतलब का होल्डर है। ठीक है, का होल्डर है तभी तो मुकदमा ला रहा है कि आप विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम हमें दें। ठीक है, का होल्डर है, और खा कौन है? लेखीवान। ठीक है, खा कौन है? लेखीवान। उसने लिखा है वो विनिमय पत्र। प्रतिग्रहीता जो था, जिसे विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम देनी चाहिए थी, उसने देने से इनकार कर दिया है। ठीक है ना? कहते हैं डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मीनिंग देयर बाय प्रतिग्रहीता ने ऑनर नहीं दिया उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है ना? तो प्रतिग्रहीता डिसऑनर करता है, और जो प्रतिग्रहीता डिसऑनर करता है तो जो होल्डर है उसे मुकदमा लाने का हक मिलता है। किस पर? लेखीवाल पर। क्योंकि लेखीवाल यही तो है जिसने बनाया है चेक या विनिमय पत्र। ठीक है ना? तो इसका मतलब खा पर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है। इसका मतलब का होल्डर है और खा लेखीवाल है, इसीलिए का मुकदमा लाया है बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर। किस पर? खा पर। ठीक है, खा अभिकथन करता है कि का ने खा के माल का बीमा कराने में सदोष उपेक्षा की। ठीक है, खा अभिकथन कर रहा है। खा का कहना है कि हम विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम इन्हें क्यों दें? खा लेखीवाल है ना, खा लेखीवाल है, का होल्डर है, इसलिए का मुकदमा लाया खा पर। और का चाहता क्या है? विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम हमें मिले। आदेश 8 नियम 2 क्या कह रहा है? कि ऐसे सारे नए तथ्य आप अपने अभिवचन में कहेंगे, ठीक है, जिनके आधार पर आप विरोध करना चाहते हैं। किसका? वादी का। लिखित कथन आदेश 8 काहे से संबंधित है? आदेश 8 नियम 2 लिखित कथन से संबंधित है। लिखित कथन में आप जवाब किसका दे रहे हैं? वादी के दावे का। ठीक है, तो कहता है खा पर विनिमय पत्र के आधार पर का वाद लाता है। खा अभिकथन करता है कि का ने खा के माल का बीमा कराने में
सदोष उपेक्षा की और का उसे प्रतिकर देने के लिए दायी है। यानी वो ये कह रहा है कि विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम हमें इन्हें देनी है, ये कह रहा है, लेकिन पूरी नहीं देनी है। पूरी नहीं देंगे। पूरी इसलिए नहीं देंगे कि इन्होंने, हमने इनसे कहा था कि बीमा करा लेना, और बीमा इन्होंने नहीं कराया नेग्लिजेंटली, जिसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। बीमा होता तो हमें मिल जाता। ठीक है, खा लेखीवाल है, का होल्डर है विनिमय पत्र का मुकदमा लाया है खा पर विनिमय पत्र में उल्लिखित रकम के लिए। खा का कहना यह है कि हम इनके प्रति देनदार हैं, लेकिन हमें भी एज ए कंपनसेशन इनसे वो रकम चाहिए, ठीक है, जिसका हमें नुकसान हुआ है। इनके द्वारा मेरे माल का बीमा न कराने के संबंध में, और उसी माल के बाबत तो हमने इन्हें विनिमय पत्र दिया था, तो वो जो इन्होंने नुकसान मेरा किया वो हमारा समायोजित किया जाना चाहिए। ये किसका? खा का कहना है। का द्वारा विनिमय पत्र के आधार पर लाए गए वादों में क्या खा इस मुकदमे में अपनी नुकसानी को, ठीक है, का के द्वारा विनिमय पत्र के आधार पर किए गए दावे में समायोजित करा सकता है? उत्तर है नहीं। क्यों? का निश्चित धनराशि के लिए दावा लाया है। विनिमय पत्र में उनकी धनराशि निश्चित है, और यह अनिश्चित धनराशि का दावा मुजरे के तौर पर कर रहा है। यह कहता है प्रतिकर के तौर पर जो रकम हमें मिलने वाली है, ठीक है, हम दावा कर रहे हैं कि इनकी उपेक्षा के कारण मेरे माल का बीमा नहीं हुआ, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, तो जो रकम हमें प्रतिकर के तौर पर इनसे प्राप्त करनी है उसे मुजरा कर दिया जाए। प्रतिकर कितना मिलेगा पता नहीं, मिलेगा भी नहीं मिलेगा यह भी पता नहीं, ठीक है ना। यहां धन की राशियां दोनों निश्चित नहीं हैं, और आदेश नियम 6 उपनियम 1 में क्या कहा था कि वादी द्वारा धन संबंधी वाद अगर लाया गया है तो प्रतिवादी धन न्यायालय की धनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहते हुए धन की निश्चित धनराशि जो उसे प्राप्त करनी है वादी से, इस मुकदमे के उस धनराशि को वादी द्वारा की गई मांग के विरुद्ध समायोजित करा सकता है। यहां दोनों धनराशियां निश्चित नहीं है। एक तो निश्चित है, किंतु प्रतिवादी जिस धनराशि को वादी द्वारा की गई मांग के विरुद्ध समायोजित कराना चाहता है वो अनिश्चित है। आप कहते हो प्रतिकर जो हमें मिलेगा, क्या पता कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी तो पता नहीं, क्योंकि जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो मिलेगी ही, ऐसी स्थिति नहीं है कानून में। आपको जो चीज मिलनी चाहिए वो भी तभी मिलेगी जब आप लिमिटेशन एक्ट उसमें वर्णित सीमा के भीतर अपनी मांग करो, और उसी तरीके से करो जिस तरीके से कानून मांग करना बताता है। नो डाउट आपको मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे करोगे? वाद पत्र प्रस्तुत करके। वाद पत्र कैसा प्रस्तुत करोगे? 2 प्रतियों में प्रॉपर कोर्ट फीस दोगे, जिस कोर्ट में आना चाहिए वहीं लाओगे, वाद पत्र के साथ प्रतियां दोगे, ठीक है, तामील के लिए नहीं दोगे रिजेक्ट होगा सूट, सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर जाओगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ चाहिए इसीलिए नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रतिकर मिल सकता है, इसके लिए गारंटी नहीं कि मिलेगा ही, ठीक है। यहां धन की मांग अनिश्चित है, इसलिए यहां कोई मुजरा क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे कहता है का 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर खापर वाद लाता है। अब देखिए 500 रुपया तय है। का ये कौन है? होल्डर, क्योंकि ये मुकदमा ला रहा है। ला किस पर? खापर। कितनी धनराशि के लिए ला रहा? 500 रुपए। इसका मतलब खा लेखीवाल है, का होल्डर है, और 500 रुपए की रकम तय हो गई बातें। वादी कौन है? का। प्रतिवादी कौन है? खा।
ठीक है, रुपया जो चाहिए वादी को कितना है, 500। आगे कहता है का के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए निर्णय खा के पास है। अब बात ठीक है, अब दोनों धनराशियां निश्चित हो गई, दोनों धनराशियां निश्चित हो गई। वादी को उससे कितना चाहिए, 500, और उसे कितना चाहिए, 1000 रुपए। ठीक है, निर्णय है उसके पास, जजमेंट है, डिग्री है 1000 रुपए की, किसके विरुद्ध, इस मुकदमे के वादी के विरुद्ध। और जो संव्यवहार है उसमें हैसियतें भी डिफरेंट नहीं है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर मांग रहे हो पैसा तो भी क्रेडिटर और बारोअर यही संबंध है, और चूंकि निर्णय हो चुका है और निर्णय में तुम 1000 रुपए के दायी उसके प्रति पाए गए हो, इसलिए यहां भी संबंध बारोअर और क्रेडिटर का ही हो गया, क्योंकि एक बार ये तय हो गया कि तुम्हें इतना इन्हें देना है, तो वो किस कारण से देना है, बात तो खत्म हो गई ना। आपको किस कारण से किसी को कोई पैसा देना है, ये बात तो खत्म हो गई, देना है ना। अब जो स्थिति है वो तो क्रेडिटर और बारोअर की ही है, ठीक है ना, और इधर भी देना है, ये स्थिति है, क्योंकि आपका कहना है तो यही है, देना है, और दोनों धनराशियां निश्चित हो गई। तो धन की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहते हुए अगर इस निर्णय के आधार पर उससे 1000 रुपया वसूलना टाइम बार्ड नहीं हो गया, या तो टाइम बार्ड हो गया हो तो बात अलग है। अगर टाइम बार्ड नहीं हुआ तो यहां अगर का जो खापर मुकदमा लाएगा उसमें यह धनराशि मुजरे के तौर पर मांगी जा सकती है। यही कहेगा का 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर खापरवाद लाता है, का के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए निर्णय खा के पास है। ये दोनों दावे निश्चित धन संबंधी मांगे होने से मुजरा किए जा सकेंगे और इन दृष्टांतों में रखा मिलेगा। ठीक है, आगे कहता है का अतिचार की बाबत प्रतिकर के लिए खापरवाद लाता है। ठीक है, अतिचार की बाबत प्रतिकर के लिए खापरवाद लाता है। अभी अनिश्चित है मामला, अभी तो अतिचार के लिए प्रतिकर बाबत बात लाओ, प्रतिकर कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सब ठीक है, अंधेरे में है। अतिचार आपको बताया गया था, अतिचार क्या है, जब किसी की भूमि पर आप अनाधिकृत प्रवेश करते हैं या अधिकार पूर्वक प्रवेश करके या भूल से प्रवेश करके अनाधिकार वहां बने रहते हैं। जब आपको अपनी भूल पता लग गई या फिर अधिकार जितने समय उस दूसरे की संपत्ति पर रुकने की इजाजत देता था उतना समय हो गया तो फिर आप हटिए वहां से। जब आप नहीं हटते हैं और इससे दूसरे को क्षति बाधा क्षोभ हो तो ये अपराध भी हो जाएगा, लेकिन अगर क्षति बाधा क्षोभ न भी हो तो भी ये सिविल रॉन्ग, दीवानी दोष तो रहेगा ही, और फिर आपको ट्रॉट में अप्रत्य मिलेगा, वो ट्रॉट में प्रतिकर ये मिल सकता है। और अगर क्षति बाधा क्षोभ भी हो गया व्यक्ति को तो सजा भी मिलेगी और कंपनसेशन अप्रत्य में ये भी देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेसपास या अतिचार अपराध भी है और अकृत्य भी है। ठीक है, तो कहता है का अतिचार की बाबत प्रतिकर के लिए खापरवाद लाता है। खा के पास का 1000 रुपए का वचन पत्र है और खा यह दावा करता है कि वह रकम ऐसी किसी राशि से जो बाद में का को अधिनिर्णित की जाए मुद्रा कर दी जाए। खा ऐसा कर सकेगा क्योंकि जैसे ही का के हक में अधिनिर्णय हो जाता है वैसे ही दोनों राशियां निश्चित धन संबंधी मांगे हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, आप प्रतिकर के लिए मुकदमा लाए हो, उसके बाद ऑलरेडी 1000 रुपए का निर्णय आपके विरुद्ध रखा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर इन्हें प्रतिकर मिलता है, इसका मतलब अत्याचार किया, ये तो स्वीकार हो गया। ठीक है, कितना मिलेगा बस इतने पे झगड़ा रह गया। ठीक है, अगर इन्हें प्रतिकर दिया जाता है तो मेरे 1000 रुपए उसके विरुद्ध समायोजित कर दिए जाए। ठीक है, अब अधिकतम यह हो सकता है कि इनके द्वारा लाया गया प्रतिकर का वाद खारिज हो जाए, अधिकतम यह हो सकता है। ये आगे ना चलाएं या कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ कर दें, 2 प्रतियों में ना दें, कोर्ट फीस ना दें, सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर उपस्थित ना हो, इनका खारिज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो भी आपको बताया गया
कि अगर सेट ऑफ क्लेम हो गया, ठीक है, तो वादी का दावा खारिज हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो प्रतिवाद यानी क्रॉस सूट माना जाएगा और चलेगा, क्योंकि 1,000 रुपए के लिए निर्णय तो उसके पास है ही, तो वो चलेगा और इनसे 1,000 इन्हें दिलवा दिए जाएंगे। इनके बाद का क्या होगा पता नहीं, लेकिन प्रतिकर अगर मिलता है तब तो धनराशि निश्चित हो जाएगी, अभी अनिश्चित है। लेकिन अगर प्रतिकर वाकई ने अतिचार के लिए दिया गया तो निश्चित हो जाएगी, तब 1,000 रुपया उसके पास जो निश्चित धनराशि की मांग है प्रतिवादी के पास, उसे समायोजित किया जा सकेगा। और अक्सर यही दृष्टांत आपको मिलता है, या तो ये या पहले वाला, पहला जो है वही रखा मिलता है एग्जाम में। आगे कहता है का और खा 1,000 रुपए के लिए गा के विरुद्ध वाद लाते हैं। अब देखिए, कहता है का और खा, वादी कितने हो गए? 2, वादी 2 हो गए। 1,000 रुपए के लिए गा के विरुद्ध वाद लाते हैं। प्रतिवादी कौन है? 1। अब या तो गा के पास कोई ऐसी मांग हो जिसमें का और खा दोनों गा के प्रति देनदार हो, तब तो बात ठीक है, उसे सेट ऑफ आप करा लो। लेकिन अगर गा के पास ऐसी मांग है जो या तो खा या का इसी से वसूली जा सकती, तो आप इस मुकदमे में कैसे सेट ऑफ करा लोगे? यहां तो का और खा लेनदार हैं, तो आप अगर कोई ऐसी मांग बता सकते हैं जिसमें का और खा दोनों देनदार हों, तब तो बात ठीक है। अगर आप ऐसी मांग बता रहे हैं जिसमें सिर्फ का या सिर्फ खा, ठीक है, आपके प्रति देनदार है, तो इस मुकदमे में वो कैसे हो जाएगी? क्योंकि इस मुकदमे में अगर आपने वो मांग प्रस्तुत की तो दूसरे को तो नुकसान होगा। ठीक है, मानिए उन्होंने 1,000 रुपए का दावा किया, आपको 2,000 रुपए चाहिए खाली गा से, ठीक है, तो अगर वो दोनों सफल हो 1,000 रुपए के लिए, तो 500 का को मिलेंगे, 500 खा को मिलेंगे। आपको 2,000 चाहिए खाली गा से, ठीक है, तो उन दोनों को तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी काके 500 भी गए, ठीक है, काके 500 भी गए, और उल्टा 1,000 रुपया तुमसे और दिलाएंगे वो, ठीक है, तो 500 रुपए उसके जो मिलने चाहिए वो तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, और 500 वो और दे, ठीक है, तो उसे कुल मिला के 1,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि का और खा 1,000 रुपए के लिए गा पर के विरुद्ध वाद लाते हैं। गा उस ऋण को मुचरा नहीं करा सकता जो केवल का द्वारा उसे शोध है, उसे जो केवल का से चाहिए, ठीक है, उसे जो केवल जो ऋण केवल का को ड्यू है उसका, वो ऋण यहां शोध नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो नुकसान होगा खा को, ठीक है ना। तो यह आपको बताया गया था। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहां दिए हैं। कहता है खा और गा के विरुद्ध 1,000 रुपए के लिए का वाद लाता है। अब का वादी हो गया, खा और गा प्रतिवादी हो गए। ऊपर क्या 2 वादी थे, अकेला प्रतिवादी, ठीक है। अब 1 वादी हो गया, 2 प्रतिवादी, नियम वही रहेगा जो पहले था। खा और गा के विरुद्ध 1,000 रुपए के लिए का वाद लाता है। खा अपने उस ऋण को मुचरा नहीं कर सकता जो अकेले, ठीक है, उसे का से ही शोध है, ठीक है। कैसे कर लोगे भाई? कर ही नहीं सकते, दोनों से शोध हो तब तो बात अलग है। और एक से अधिक वादी है, एक से अधिक प्रतिवादी है, तो सबको सबसे शोध हो तब तो बात ठीक है। अगर सबको सबसे शोध नहीं तो नुकसान होंगे। इसलिए ऐसे मामलों में जहां पक्षकार समान नहीं है या समान हैसियत में नहीं है, क्योंकि पक्षकार अगर समान है भी लेकिन समान हैसियत में नहीं है तो सिर्फ दिखाई देता है कि वे समान हैं, इनफैक्ट वो समान नहीं होते, ठीक है ना। घर जैसा दिखाई देता है जेल भी वैसी ही दिखाई देती है। घर में भी कमरा है, जेल में भी है। घर में भी कमरे में दरवाजा है, वहां भी है, ठीक है। यहां भी कमरे में पंखा है, वहां भी है, फिर भी जेल घर नहीं है। अंतर कहां है? अंतर अदृश्य है। अंतर उस स्थिति में है कि जेल में
आप स्वतंत्र नहीं हैं, अपनी इच्छा से नहीं चल सकते। वहां आपसे जो कहा जाएगा उतना ही आपको करना है। आपको बताया जाएगा कमरे से बाहर कब जाना है और कब कमरे से बाहर नहीं जाना है। घर में ये प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो चीजें भले ही अदृश्य हो या एक सी दिख रही हो, लेकिन प्रभाव में वे एक सी हो जरूरी नहीं है। दही और चूना एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में जबरदस्त फर्क है, वो एकदम अलग है। तो ऐसे ही पक्षकार समान दिख रहे हैं तो पक्षकार समान हैं ये जरूरी नहीं है। अगर उनकी हैसियतें अलग हैं, ठीक है ना, तो पक्षकार समान होते हुए भी समान नहीं है। ऐसे तो दुनिया में साइंस कहती है, ठीक है, कि सभी चीजें कैसे बनी है, परमाणु और अणुओं से। और परमाणु कैसे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन सभी चीजें एक सी तो नहीं दिखती। वे सभी चीजें कहां एक सी दिख रही? लकड़ी का स्वभाव भिन्न है, लोहे का स्वभाव भिन्न है, ठीक, आग का स्वभाव भिन्न है, कोयले का स्वभाव भिन्न है, तुम्हारा स्वभाव भिन्न है। जब भी तुम्हारे अंदर हड्डियां वो भी वैसे ही बनी है, लेकिन सब कुछ भिन्न है। रूप और गुण सब भिन्न है, बनी एक ही चीज से, ठीक है। इसके मतलब ये हुए कि एक जैसी चीजें होने के बावजूद वे जहां स्थित हैं, ठीक है, जिस प्रयोजन के लिए, जैसे वातावरण में, उनमें वे डिफरेंट प्रभाव देती हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये निकलता है। तो यहां भी पक्षकार समान दिखे भले ही, लेकिन हैसियतें अगर अलग हो जाती हैं तो पक्षकार समान होते हुए भी समान नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे यहां कह रहा है कि अब क्या है कि एक से अधिक प्रतिवादी है, एक से अधिक वादी, सबको सबसे वो रकम शोध होनी चाहिए जो आप सेट आप करा क्लेम कर रहे हो। यदि नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा, तब तो नुकसान होंगे। तो कहता का को खा और गा की भागीदारी फर्म से 1000 रुपए देने हैं। का को चाहिए, ठीक है, अच्छा, का को देने हैं, का ऋणी है किसके प्रति, खा और गा की जो भागीदारी की फर्म है उसमें, ठीक है, उसके प्रति ऋणी है। गा को उत्तरजीवी छोड़कर खा मर जाता है, ठीक है। गा को उत्तरजीवी छोड़कर खा मर जाता है। खा पर उसकी पृथक हैसियत में 1500 रुपए के एक ऋण के लिए का दावा लाता है। गा 1000 रुपए के ऋण का मुजरा कर सकेगा। अब क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर कौन कौन है, खा और गा। और का को रकम किसे देनी है, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। उस पार्टनरशिप में पार्टनर कौन कौन है, खा और गा। गा मर गया, और कैसे, ठीक है, सॉरी, गा को उत्तरजीवी छोड़कर खा मर गया, ठीक है, खा मर गया। और आपसे कहा गया कि दृष्टांतों में जो लिखा होता मानते ही है कि बिल्कुल वैसा ही है। खा मर गया इसका मतलब खा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, नहीं मानेंगे आप, ठीक है ना। गा उत्तरजीवी है, सर्वाइविंग, ठीक है, और हो भी चलो उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। गा चलो ऐसे मान लेते हैं, खा का उत्तराधिकारी है जो मर गया, लेकिन उत्तराधिकारी संपदा प्राप्त करेगा। उत्तराधिकारी भागीदारी में भागीदार नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने पार्टनरशिप का कानून पढ़ा है, उसमें नए भागीदारों का प्रवेश कैसे होगा, ठीक है, और भागीदार निकाले कैसे जाएंगे, ठीक है, दोनों बातों पर उपबंध है, ठीक है। और क्या होगा, वहां यह भी लिखा है कि भागीदारी संविदा से निर्मित होती है, परिस्थिति से नहीं, स्टेटस से नहीं बनती है भागीदारी,
भागीदारी कैसे निर्मित होती? संविदा से कांटेक्ट होना चाहिए। चलो मान लेते हैं खा के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन खा के उत्तराधिकारियों के साथ गाने कोई कांटेक्ट तो नहीं किया भागीदारी का। और खा के उत्तराधिकारी होना ये क्या है? परिस्थिति, ये स्टेटस है। ठीक है, खा के उत्तराधिकारी एबीसीडी हैं, ठीक, तो एबीसीडी खा के उत्तराधिकारी है ना, तो खा की जो संपदा हो वो प्राप्त करें। यानी इस भागीदारी फर्म में जो खा का हिस्सा हो वो लें, लेकिन स्वयं भागीदारी फर्म में वो पार्टनर थोड़ी हो जाएंगे जब तक कि गा स्वयं उनके साथ भागीदारी की संविदा न कर ले, तब तक तो नहीं हो सकते। ठीक है, और फर्म इसमें गा अभी उत्तरजीवी है, गा सरवाइव कर रहा है, केवल खा मरा है, इसलिए फर्म नष्ट हो गई ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अगर गा भी मर जाए, अगर गा भी मर जाए तब इस फर्म का ऋण जिस पर होगा, ठीक है, उनसे इस ऋण को वसूलने का हक खा और गा के दोनों, खा और गा दोनों के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। संयुक्त रूप से वो सारे ऋणियों से ऋण वसूलेंगे, ठीक है, जो इस फर्म के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन चूंकि गा सोल सर्वाइवर है, अभी फर्म के दोनों भागीदार नहीं मरे, केवल एक मरा है, केवल एक मरा है, और जो सर्वाइवर है, जो उत्तरजीवी भागीदार है, उसने मरे हुए यानी मृतक भागीदार के उत्तराधिकारियों से भागीदारी की कोई संविदा नहीं की है। इसलिए मृतक भागीदार के जो उत्तराधिकारी हैं वे क्या होंगे? वे मृतक भागीदार की संपदा तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भागीदारी फर्म में खा के स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात वे गा के साथ भागीदार नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर इस फर्म का कोई ऋणी इस फर्म पर कोई मुकदमा लाएगा तो इस फर्म का जो भागीदार है उसे यह पूरा हक होगा कि फर्म को ऐसे ऋणी से जो चाहिए उसे वो मुजरा करा ले। का ठीक है, को खा और गा की भागीदारी फर्म को 1000 रुपए देने हैं। ठीक है, गा को उत्तरजीवी छोड़कर खा मर जाता है, का ऋणी है फर्म के प्रति 1000 रुपए का। ठीक है, फर्म में भागीदार खा और गा है, खा मर गया, इस 1000 रुपए को वसूलने का हक किसका आया? गा का। यह अलग बात है कि जब 1000 रुपए गा वसूल लेगा फर्म के भागीदार के तौर पर, तो खा के जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हें इस 1000 रुपए में खा का हिस्सा प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोगों ने यह भी देखा था भागीदारी, जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, कि भागीदारों का लाभांश, लाभ में उनका अंश ये होना जरूर चाहिए, लेकिन ये बराबर होगा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ये बराबर होगा ये कतई जरूरी नहीं है। वहां कहा था लाभ में हिस्सा होना चाहिए। ये हो सकता है 1 रुपया एक को मिलेगा, 99 दूसरे को मिलेगा, ये भी हो सकता है बराबर बराबर मिलेंगे। और हानि में सारे भागीदार हो ये कतई जरूरी नहीं है। लाभ में भागीदारी जरूरी है, हानि में बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो देखा था। तो यहां क्योंकि भागीदारी फर्म को 1000 रुपए चाहिए, खा मर गया, गा उत्तरजीवी है। ठीक है, तो गा को अब ये 1000 रुपए फर्म की ओर से वसूलने का हक है, और इन 1000 रुपए में जो हिस्सा खा के उत्तराधिकारियों का, जो हिस्सा खा का माना जाएगा, उस हिस्से को प्राप्त करने का हक खा के उत्तराधिकारियों का है। लेकिन इस 1000 रुपए को वसूलने का हक भागीदार, सर्वाइवर भागीदार के तौर पर, सर्वाइवर पार्टनर के तौर पर किसे? गा को। ठीक है, और अब क्या किया? गा पर उसकी पृथक हैसियत, गा ने पर्सनली गा से पैसे ले रखे हैं। ठीक है, 1500 रुपए, उसके ऋण के लिए का दावा कर रहा है। ठीक है, गा 1000 रुपए के ऋण का मुजरा कर सकेगा। ठीक है, 1000 रुपए ऋण का मुजरा कर देगा, ये ठीक है कि वहां पृथक हैसियत है और यहां सर्वाइवर है, लेकिन यहां भी अकेला है, वहां भी अकेला है। ठीक है, अगर
1000 रुपए मुद्रा कर दिए जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि कहां से जो 1000 रुपया चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है। उसमें जो हिस्सा खाका माना जाएगा वो हिस्सा उत्तराधिकारी वसूल लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दृष्टांतों से आपको ये पता लगा कि आदेश 8 नियम 6 उपनियम 1 में वर्णित सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है, ठीक है ना। धन की अधिकारिता के भीतर और लीगली रिकवरेबल सारी चीजें ये आपको पता लगी, ठीक है। तो अब आपका हम लोग काउंटर क्लेम ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इस पर कल ही बात हो पाएगी, अब तो काफी समय हो गया, तो देखेंगे इक्विटेबल सेटअप, लीगल सेटअप और काउंटर क्लेम ये क्या है देखेंगे।